हेलो गाइस, नमस्कार। मैं जितेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या पर। और आज हम लोग बात करेंगे उत्कृष्ट अकेडमी सीटेट के पेड टेस्ट संख्या 11 की। इससे पहले आप 10 प्रैक्टिस सेट के सॉल्व और कुल मिलाकर 11 वीडियोस प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं वीडियो संख्या 12 यानी कि 12वीं वीडियो संख्या लेकर के आए हैं। और इसमें आज हम बात करेंगे पेड टेस्ट की 11 की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने, दो चीज़ों को नोट कीजिए, एक तो रैगिंग और दूसरा आपका धमकाना। पहले ये समझ लेते हैं रैगिंग होता क्या है। रैगिंग का मतलब है कि जब कोई सीनियर वरिष्ठ छात्र जो होता है अपने से छोटे यानी कि अपने से जो कनिष्ठ जूनियर जिसको आप बोलते हैं कनिष्ठ, उसको जब वह परेशान करता है विभिन्न चीज़ों को ले करके तो उसको ड्रैगिंग की श्रेणी में रखा जाता है। और सामान्यतः यह विश्वविद्यालय स्तर पर या कॉलेज लेवल पर देखा जाता है। इसमें लिखा गया कि आप एक शिक्षक और शिक्षिका के रूप में ड्रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं, यानी कि आप इसके अपोजिट हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते, क्या करते हैं, पोस्टर लगवाते हैं, समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर, इसको नोट कीजिएगा इस बिंदु को, किसको, किशोर को नोट करना है कि आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पे होंगे। यानी कि कुछ ऐसे किशोर हैं जो आपके इन विचार जो है जिनके आप अपोजिट हैं, जिनके आप खिलाफत कर रहे हैं, जिनके खिलाफ जा रहे हैं, उनको मानने वाले हैं। तो ये किस स्तर पे होंगे। देखिए स्तर के लिए जब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे और जब हम स्तर को देखेंगे तो विकल्प क्या दिए गए, 4 विकल्प दिए गए। एक क्या है, पारंपरिक है, दूसरा पूर्व पारंपरिक और तीसरा उत्तर। यही 3 हैं आपके। अब मैं आपको बता दूं ये कहाँ से जुड़ा हुआ है। आप देखिए लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है। लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है। अगर आपने ऑफलाइन क्लास किया होगा तो वहाँ आप सीखेंगे कि लॉरेंस कोहलवर्ग ने एक नैतिक विकास सिद्धांत दिया है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लॉरेंस कोहलवर्ग का संबंध किससे है, तो किससे है, नैतिक विकास से। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, लॉरेंस कोहलवर्ग। बाकी आप चाहें तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप वीडियोस की प्राप्त कर सकते हैं। लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। लॉरेंस कोहलवर्ग कुल मिलाकर के अपने नैतिक विकास सिद्धांत में विकास के 3 स्तर और 7 सोपानों की बात करते हैं। मैं यहाँ लिखना चाहूँगा 3 स्तर की बात करते हैं। तो 3 स्तर जो है उसमें से पहला क्या है आपका पूर्व पारंपरिक। इसका समय जो बताते हैं लॉरेंस कोहलवर्ग 4 से 10 वर्ष, नोट कीजिएगा 4 से 10 वर्ष। दूसरा है आपका पारंपरिक 10 से 14 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। और तीसरा है उत्तर पारंपरिक 14 वर्ष से ऊपर या 14 से 17 वर्ष। अब तीनों को हम क्रमशः देख लेते हैं, इनका मतलब क्या है और इनका किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात की जाएगी पारंपरिक की। किसकी बात की जाएगी, पारंपरिक, जिसके संदर्भ में हमने कहा 10 से 14 वर्ष। क्या, 10 से 14 वर्ष पारंपरिक है। क्या इसका अर्थ होता है वास्तव में जो प्रचलन में है, क्या, वास्तव में जो प्रचलन में है, अथवा हम कह लें कि वास्तव में जो परंपरा के अकॉर्डिंग, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग जब कोई कार्य किया जाता है तो उसी को क्या कहा गया, पारंपरिक कहा गया। या इसी को कभी कभी परंपरागत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परंपरागत, यानी कि जो परंपराओं के अनुसार चला रहा है। तो जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जैसे हमने देखा कि कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, क्या, कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है और उसको देख करके हमने चोरी करना सीख लिया, तो ये क्या, ये परंपरागत है। यानी कि जो परंपराओं में है, जो प्रत्यक्ष हमारे सामने है, जो अभिसारी है, क्या, अभिसारी है, ना कि अपसारी है, उसको क्या कहा गया, पारंपरिक। और समय क्या दिया गया उसको, 10 से 14 वर्ष का समय दिया गया। अगला आपका है क्या, पूर्व पारंपरिक, यानी कि परंपरा से भी पहले का समय। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, और लिखा गया पूर्व पारंपरिक यानी कि पूर्व पारंपरिक, परंपरा से भी पहले का समय। तो भैया ये 10 से 14 वर्ष में था और ये क्या 4 से 10 वर्ष तक का है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ बालक क्या करता है, वो बहुत सारी चीज़ों का अंधा अनुकरण करता है, यानी कि जो चीज़ें प्रत्यक्ष उसके सामने होती हैं उनको भी देख नहीं पाता है। और तीसरा आपका उत्तर पारंपरिक, इसका समय बताया गया आपका 14 वर्ष या इससे ऊपर का समय, 14 से 17 वर्ष या इससे ऊपर का समय। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में किसको जुड़ने की बात की गई थी, पूछा आपसे जुड़ने वाले किशोर। तो किशोरावस्था कहाँ पे होती है, आप देखते हैं 12 से 18 वर्ष, यानी कि जो जुड़ेंगे वो किस स्तर के होंगे, उत्तर पारंपरिक स्तर पे होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
आज का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग चाहें तो इसके संदर्भ में नोट कर सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। क्या है? हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है और इसके संदर्भ में आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे आप लिख लीजिएगा, हार्वर्ड गार्डनर, इनका क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? बहुबुद्धि सिद्धांत है, या इसी को कभी कभी बहुप्रकारीय बुद्धि कहते हैं। यानी कि गार्डनर महोदय कहते हैं कि बुद्धि के कई सारे प्रकार होते हैं। अब कितने प्रकार की बात करते हैं गार्डनर, ये विकल्पों पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्यतः जो प्रकार बताते हैं वो 7 प्रकार बताते हैं। कितने प्रकार? 7। कभी कभी 8 प्रकार भी उल्लेख मिल जाता है और कभी कभी 9 प्रकार के भी उल्लेख मिल जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं वो 7 ही प्रकार के हैं। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में, देखिए सीधा सीधा लिखा गया, कहाँ? बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जैसे कहा जाएगा, आप किसको समझ जाएंगे? तुरंत आप हार्वर्ड गार्डनर को समझ जाएंगे। लिखा गया बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो देखिए, एक तो लिखा गया अंतःवैयक्तिक, दूसरा भाषिक, तीसरा गतिक और चौथा है अंतर्वैयक्तिक, यानी कि दूसरों के संदर्भ में। ये समझिए इन दोनों में अंतर क्या है, आप इसको समझिए इन दोनों में क्या अंतर है। एक को लिखा गया अंतःवैयक्तिक और दूसरा लिखा गया अंतर्वैयक्तिक। तो अंतःवैयक्तिक का मतलब है कि स्वयं के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? स्वयं के संदर्भ में। गार्डनर कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब अपने संदर्भ में बहुत बेहतर समझता, अपनी आवश्यकताओं को, क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को, अपनी पसंद को, नापसंद को, रुचियों को, संवेगों को, जब इन सबको संदर्भ में समझता है तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर अंतःवैयक्तिक बुद्धि अधिक है। भाषिक का मतलब कि जब वह भाषा संबंधी चीज़ों में अधिक निपुण हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? भाषिक जानकारी का अधिक होना। अगला है आपका गतिक। तो गतिक का मतलब यहाँ जो गति से संबंधित चीज़ें हैं, और जो पायलट, जो एयरफोर्स का पायलट बनने की बात की जाए बेटा, वो किसकी बात है? वो एयरफोर्स का पायलट का मतलब गतिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और जो अंतर्वैयक्तिक का मतलब है, इसका मतलब कि अन्य के संदर्भ में, दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में जब आप उनकी रहन सहन, खान पान, चीज़ों को पसंद कर नापसंद, उनकी योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, आवश्यकता क्या है, इन सभी संदर्भ में जानते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। हालांकि यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका सही जवाब क्या होगा? उसका सही जवाब होगा गतिक, कि यदि कोई व्यक्ति एयरफोर्स पायलट बनना चाहता है तो क्या होगा? गतिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा कारक जी है। तो देखिए, स्पीयरमैन की जहाँ तक बात की जाए, स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है उसको बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत कहते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, क्या कहते हैं? बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत कहते हैं, अथवा इसको 2 खंड सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 खंड सिद्धांत कहते हैं, अथवा इसको आप चाहें तो सामान्य एवं विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत भी कह सकते हैं। जो स्पीयरमैन का सिद्धांत, इसको सामान्य एवं विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत भी कह सकते हैं। सामान्य कारक को जी से प्रदर्शित करते हैं, जी का मतलब सामान्य कारक, और जो यस लिखा होता है उस यस का मतलब होता है विशिष्ट कारक। ठीक है, तो 2 तरह के कारकों की बात की इन्होंने, सामान्य और विशिष्ट कारकों की बात की है। आगे चलकर एक और सिद्धांत देते हैं स्पीयरमैन, उसको बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत कहते हैं। हालांकि यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी, यानी कि जी के संदर्भ में पूछा गया है, तो जी का मतलब क्या भैया? जी का मतलब सामान्य बुद्धि। क्या? जी का मतलब सामान्य बुद्धि। और अगर यही यस लिखा होता ना तो यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब तब विशिष्ट बुद्धि हो जाता है। ठीक है, स्पीयरमैन कहते हैं कि जो सामान्य बुद्धि हमारे अंदर पाई जाती है, यानी कि जो जी कारक पाया जाता है वो जन्मजात होता है। जी कारक कैसे होता है? जन्मजात होता है। जबकि जो यस फैक्टर हम लोगों के अंदर पाया जाता है वो क्या होता है? अर्जित होता है, या उसको हम क्या कहते हैं? वातावरण से प्राप्त करते हैं। हालांकि यहाँ जी के संदर्भ में आपका सामान्य बुद्धि होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जहाँ तक बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। यानी कि आप क्या करना चाहते हैं? आप समाज में लिंग समानता का मानदंड निर्धारित करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। देखा जाए तो पहला विकल्प विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना करना, इससे कोई समानता नहीं आएगी। बी वाला कह रहा है कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। इसका मतलब जब आप विशिष्ट की बात करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है? अंतर उत्पन्न करने लगता है उसमें। दूसरा वाला विकल्प भी नहीं होगा। तीसरे के संदर्भ में बात किया जाए, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना करना। क्वेश्चन संख्या का ये तीसरे का चौथा वाला विकल्प कहता है क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतिभाओं में
प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, लेकिन जब ये कहा जाए, आप ऐसे कहेंगे कि क्या दिया जा सकता है, इसका मतलब कि आप अनुमति लेना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा है कि मतलब दिया जाए कि नहीं दिया जाए, लेकिन आपको क्या करना, आपको समानता उत्पन्न करनी थी ना। तो इसके लिए सही विकल्प क्या होगा? कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का तुलना करना, कितने बच्चे हमारे पास हैं। यदि आप इसकी तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं लैंगिक समानता की स्थिति क्लासरूम में उत्पन्न होती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद करता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वैयक्तिक अंतर क्या होते हैं, तो देखिए वैयक्तिक अंतर जो है ना, इस वैयक्तिक अंतर का मतलब होता है कि व्यक्तियों के मध्य जो अंतर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो अंतर पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? वैयक्तिक अंतर कहते हैं। तो बताया गया क्वेश्चन में कि वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान, यानी कि आप दो व्यक्तियों में जो अंतर है, यदि आप एक शिक्षक के रूप में उसे समझते हैं तो किस तरह की चीज़ों में वो आपकी सहायता या मदद कर सकता है। अब चारों विकल्पों को देख लेते हैं। विकल्पों की बात की जाए तो पहला कि पिछड़े शिक्षार्थियों के कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वो बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है, आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कभी हो ही नहीं सकते, कुछ भी कर सकता है। बालक लर्निंग प्रोसेस में निरंतर सीख रहा है तो संभव है कि वह इन चीज़ों को भी सीख जाए। अगला है कि वैयक्तिक अंतरों को विद्यार्थियों की असफलता की स्वीकृति में उत्तरदायी ठहराने में। नहीं, वैयक्तिक अंतर से कोई असफल नहीं हो सकता। आप ऐसे नहीं कैसे कह सकते कि नहीं तुम मंदबुद्धि के थे इस वजह से तुम क्या हो गए, असफल हो गए। अगला है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एकरूप बनाने में, और डी वाला कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो जहाँ तक इस प्रश्न की बात की जाए, आप देखेंगे कि सही जो व्यक्तिगत भिन्नता को जो हम समझते हैं उसका अर्थ क्या होता है, ये क्यों हम व्यक्तिगत भिन्नता को पढ़ते हैं, तो बताया जाता है कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने के लिए। यानी कि जब आप व्यक्तिगत भिन्नता को समझने लगते हैं तो आप जान जाते हैं कि यदि हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे कितने कौन कौन से प्रकार के हैं, इस संदर्भ में आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जो व्यक्तिगत भिन्नता का उपयोग है, हम क्या कहते हैं कि सभी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के विषय में आपको बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, और मैं ये आज ये क्वेश्चन आपको पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि इसका सोल्यूशन आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन लिखा गया कि विद्यालय आधारित आकलन है, यानी कि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है उसका अर्थ क्या है, इसके पीछे वाले वीडियो में आप देखेंगे मैंने बहुत बढ़िया ढंग से आपको बताने का प्रयास किया था कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर यानी कि कौन सा, ये 6 वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 का कमेंट आप लोग करेंगे। जो लोग कमेंट नहीं करेंगे उनसे मैं पर्सनली पूछूंगा इस संदर्भ में कि आप लोगों ने कमेंट क्यों नहीं किया, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके चैनल पर या आप लोगों के पास लिंक है इस वीडियो का, इसके पीछे वाले का, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? इसका मतलब कि आपसे कहा गया कि आप अपने समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप अपने समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसको अपने नोटबुक में आप लोग क्या कीजिए, इकट्ठा कीजिए, संयोजित कीजिए। अब बच्चे क्या करेंगे, प्रश्न पूछा गया है कि यह किस प्रकार की गतिविधि है जो आपने बच्चों को ऐसा कार्य करने के लिए दिया है, यह किस प्रकार की गतिविधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका पहला जो क्वेश्चन है, पहला विकल्प है क्या कि निबंधात्मक आकलन, और दूसरा घटनावृत्त अभिलेख, तीसरा पोर्टफोलियो आकलन, और चौथा समस्या समाधान आकलन। तो निबंधात्मक आकलन का मतलब है कि किसी के ऊपर निबंध लिखने की बात, ऐसा नहीं किया जा रहा, आप देखिए। घटनावृत्त अभिलेख, किसी घटना पे से जुड़े हुए अभिलेख नहीं है, ये भी नहीं करना है, किसी घटना को आपने देखा या कहीं से आपने साक्ष्य के रूप में इसको लिया है। और तीसरा का पोर्टफोलियो आकलन, और चौथा समस्या समाधान आकलन। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। तो पहली चीज़ तो ये है कि देखिए है क्या, बालक को स्वयं करना है। क्या करना है? बालक को स्वयं करना है, और उसे किस आधार पर करना, अपने अपसारी के आधार पर, अपसारी चिंतन के आधार पर करना है। भविष्य में समाज के लिए वह क्या करेगा, इसको लेकर सोच करके उसको करना है, क्योंकि स्वयं करना है, अपने नोटबुक में करना है,
क्लासरूम के अंतर्गत करना है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, पोर्टफोलियो आकलन कहेंगे। जो क्लासरूम में एक टीचर के द्वारा दिया गया कार्य होता है और स्टूडेंट क्लासरूम में करता है अपने अपसारी चिंतन का प्रयोग करके, उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, पोर्टफोलियो आकलन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके विषय में कई बार आप लोगों को बता भी चुके हैं, आने वाले एग्जाम में सीटेट में आपको मिलेगा भी, ये श्योर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र पूछा गया। क्या पूछा गया, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको आप क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेडपीडी का प्रत्यय किसने दिया, तो जेडपीडी का प्रत्यय किसने दिया, वाइगोत्स्की ने। अब क्वेश्चन आपसे पूछा कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र बेटा होता क्या है। ठीक, तो पहला क्या है कि अध्यापिका के द्वारा किए गए संयोग की सीमा निर्धारित करना। इसका कोई तात्पर्य वाइगोत्स्की के सिद्धांत से नहीं है, आप इसको गलत काट देंगे। दूसरा है कि बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, क्या उसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्ची स्वयं से क्या कर सकती है, इस बात का आकलन नहीं किया जा रहा है, तो उसी को हम क्या कह देंगे कि ये आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। आकलन किया जा सकता है, बच्ची स्वयं से जो कर सकती है उसका आकलन किया जा सकता है। तीसरा है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का जो अंतर होता है, उसी को क्या कहा जाता है, जेडपीडी कहा जाता है। देखिए क्या लिखा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने 8 तक का जो टेबल है, आपने बिना किसी सहयोग के 8 तक का टेबल जो है वो स्वतंत्र रूप से लर्न कर लिया। ठीक, तो ये क्या है, ये बेटा ये आपका ना स्वाभाविक विकास है। कौन सा विकास है, स्वाभाविक विकास। अब मैंने आपको सपोर्ट कर दिया, तो आपने क्या किया, आपने 12 तक का टेबल जो है वो लर्न कर लिया, तो 8 से बढ़कर इंक्रीज हुई आपकी संख्या की नहीं हुई, हुई ना। 8 से कहाँ पहुँचे, 12 पहुँचे, तो ये स्वतंत्र था कहाँ तक, 8 तक, और ये जो है ना 12 जो पहुँच गई, ये क्या बन गया आपका, अधिकतम बन गया। क्या बन गया, अधिकतम। इसका मतलब जहां तक आप बिना किसी सहयोग से करते हैं वो स्वतंत्र है, और जब किसी के आप सहयोग से करके कहीं पर पहुंच जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अधिकतम विकास कहते हैं। अब देखिए इस 8 और 12 के बीच में 4 का अंतर है ना, ऐसे ही स्वतंत्र विकास और अधिकतम विकास के मध्य का जो अंतर होता है उसी को क्या कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले बेटा कि ये बताओ कि वाइगोत्स्की ने विकास के कितने स्तर बताए, तो 3 स्तर बताए हैं। कितने, 3। कौन कौन से, एक स्वाभाविक विकास, या इसको स्वतंत्र विकास आप कहते हैं, जहां किसी के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा आपका क्या होता है, समीपस्थ विकास होता है। क्या होता है, समीपस्थ विकास, जब आप सहयोग से किसी के विकास करते हैं तो समीपस्थ विकास, और जब विकास के अधिकतम बिंदु पे पहुंच जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अधिकतम विकास। यानी कि इन्होंने क्या बताया कि विकास के 3 स्तर हैं। कितने, 3 स्तर हैं। और इसी में से एक और क्वेश्चन आपको मिलता है, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग पूछा जाता है कि स्कैफोल्डिंग क्या है, तो स्कैफोल्डिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, पाड़ या ढांचा कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कैफोल्डिंग का प्रत्यय किसने दिया है, तो स्कैफोल्डिंग जो है वाइगोत्स्की ने प्रयोग किया। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि एक बालक के विकास में उसके माता पिता या परिजनों का जो अस्थायी सहयोग होता है उसी को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे बचपन में साइकिल चलाई होगी, देखा होगा कि साइकिल पे माता पिता या जो भी बड़े होते थे वो बैठा देते थे और फिर पीछे से साइकिल छोड़ देते थे। इसका मतलब वो क्या था, वो अस्थायी सहयोग था, वो परमानेंटली आपका सहयोग नहीं कर रहे थे। तो उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। कौन, वाइगोत्स्की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, यानी कि जो सोशलाइजेशन हमारे अंदर चलती है, सामाजिक गुणों का जो हमारे अंदर विकास होता है वह प्रक्रिया है। तो उसमें क्या क्या होता है, पहला है कि मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। दूसरा मित्रों के साथ सामाजिक बनने की प्रक्रिया है। तीसरा घुलने मिलने तथा समायोजन की प्रक्रिया है। और चौथा एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना आप नहीं सीखते हैं समाज की संस्कृति की, आप ये सीखते हैं कि मित्रों के साथ सामाजिक बनते हैं और घुलने मिलने तक समायोजन को सीखते हैं। लेकिन ऐसा कोई विकल्प लिखा नहीं गया कि उपरोक्त में से सभी, इसलिए सबसे बेहतर आपका क्या हो जाएगा, सबसे बेहतर आपका ए वाला विकल्प हो जाएगा कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया किसकी है, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। जब हम समाज में रह करके मूल्य को प्राप्त करते हैं, विश्वास को प्राप्त करते हैं, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, सामाजिकरण कहलाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। तो उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब है कि 6 to 8 की बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। तो पहला है कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कि अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए हुए बच्चे बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तीसरा है कि मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। और चौथा है लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं। तो पहले तो ये समझ लो बेटा कि विभेदीकरण होता क्या है। विभेदीकरण का मतलब होता है कि विभेद यानी कि अंतर। अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो विभेद का अर्थ होता है अंतर, और विभेदीकरण का मतलब कि कई सारी चीज़ों के मध्य आप क्या करते हैं, अंतर उत्पन्न करते हैं। तो आपको बहुत सिंपल है, आपको यही करना है कि 4 विकल्पों को पढ़ना है और देखना है कि इन विकल्पों में से कौन सा ऐसा जो विभेद उत्पन्न कर रहा है। तो पहला है कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा है अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षा होती। इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है, वो विभेद कर रहा है। क्या कर रहा है, विभेद या अंतर कर रहा है। कैसा अंतर कि एक तो उच्च सामाजिक क्षेत्र वाले हैं और दूसरे निम्न वाले हैं, तो ये विभेदीकरण हो गया, ठीक है। अब अगला आपका पूछ रहा है सी वाला कि मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं विभेद कर रहा है, और आपको नहीं ढूंढना है कि विभेदीकरण का उदाहरण कौन सा नहीं है। चौथा देखिए क्या कि लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। इसका मतलब कि यहाँ भी लड़कों और लड़कियों में अंतर किया जा रहा है। लड़कों को गणित और विज्ञान जैसे विषय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जबकि लड़कियों को गणित और विज्ञान जैसे विषय लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा। लेकिन अब चारों विकल्पों को देखेंगे तो ए वाला विकल्प हमें बचता है जिसमें कहीं विभेदीकरण यानी कि बालक बालिकाओं के मध्य कोई अंतर नहीं किया गया है। और वह विकल्प क्या है कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपने रिव्यू जो है हमको 74 588 और 24 123 पर जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, उसका उत्तर भी आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है।